अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम एक अहम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या है। आपने जब भी अपने स्टॉक्स खरीदे, आपने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया ताकि आप अपने पैसों से मज़ीद पैसे बना सकें। आप स्टॉक मार्केट, जो पाकिस्तान का एक हलाल ज़रिया है, मतलब बेसिकली एक हलाल, जब आप एक शरिया कॉम्प्लाइंट इंडस्ट्री को चूज़ करते हैं एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू, तो आप उससे हलाल अर्निंग्स कर रहे होते हैं। तो आप जब अपनी हलाल अर्निंग्स बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और आपका स्टॉक जो है, अगर वो आपकी बाइंग प्राइस से 10% ऊपर गया, यानी अब आप प्रॉफिट के 10% ऊपर पर मौजूद हैं, तो क्या इस पॉइंट पर आपको अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है? इस पॉइंट पर आपको अपने स्टॉक को बेचना है? इस पॉइंट पे आपको अपने स्टॉक को होल्ड करना है? क्या किया जा सकता है? और फंडामेंटली इस स्टॉक के हवाले से इस पॉइंट पर क्या बातें होती हैं, किस तरीके की अप्रोच होती है, आज हम इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम मान लेते हैं, एक सिनेरियो देख लेते हैं कि आपने 3 से 4 स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस किया। मतलब आपने कंपनी के बिजनेस को देखा, आपने उसकी अर्निंग्स को देखा, उसकी बैलेंस शीट को देखा, उसके फ्यूचर ग्रोथ को देखा। आपने देखा कि ये बिजनेस जो है वो किस चीज़ का है, ये सीमेंट का बिजनेस है, ये फर्टिलाइज़र का है, ये बैंक का है, ये आईटी का है, ये फार्मा का है, ये किस चीज़ का बिजनेस है। फिर आपने देखा कि उसकी अर्निंग्स जो है वो उस कंपेयर किया उसकी बैलेंस शीट के अंदर, उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, उससे रेलेवेंट आपने रेशोज को देख लिया। अब यहाँ से आपने उसकी अर्निंग्स भी देख ली, उसकी अर्निंग पर शेयर्स देख लिए, उसकी P/E रेशोज देख ली, उसकी और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखने के बाद आपने देख लिया कि कंपनी जो है वो फ्यूचर में क्या करने वाली है, कि फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ है, क्या फ्यूचर में इसकी सेल्स नज़र आ रही हैं, क्या फ्यूचर में ये कोई नया प्रोजेक्ट अपटेक करने वाली है, कोई नई कोलैबोरेशन करने वाली है। जब आपने इन तमाम पर्सपेक्टिव से एक कंपनी को स्क्रीन कर लिया, गुजार लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि ये वो 5-6 कंपनीज़ होंगी, ये वो 3-4 कंपनीज़ होंगी जिनमें मुझे इन्वेस्ट करना है, और आपने उसमें अपने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब आपका ये स्टॉक अगर 10% ऊपर चला गया है, यानी आपने इसको जिस प्राइस पर ख़रीदा, आपका वो उस पॉइंट से 10% जो है अपसाइड की तरफ ऊपर गया, तो एक नेचुरल कन्फ्यूजन जो है, एक नेचुरल डिसीजन पॉइंट जो है वहाँ पर आना शुरू हो जाता है। वो क्या है? वो कन्फ्यूजन ये होता है, क्या अब मैं इस स्टॉक को सेल कर दूं और यहाँ पर ये जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है इसको ले लूँ, क्या मैं मुझे मज़ीद बाय कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक तो अच्छा जा रहा है, क्योंकि मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी किए हुए हैं। क्या मुझे 1 साल होल्ड करने का फ़ायदा होगा, नहीं होगा? और दूसरा एक बात बहुत बार ये भी देखने में आती है कि जब आप इस तरह के स्टॉक्स जो फंडामेंटली अच्छे होते हैं, आप उनको होल्ड कर रहे होते हैं और वो प्रॉफिट के पॉइंट पर होते हैं, तो आप ये भी सोचते हैं कि इसने तो कंसोलिडेशन भी करनी है, ये नीचे की साइड पे भी आएगा, तो क्यों ना मैं इसको इस पॉइंट पर बेच दूं और यहाँ से अपनी कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लूँ, और फिर जब ये नीचे आएगा तो अगेन इसमें बाइंग कर लूँगा। अब इसमें भी अगर आप एक बिल्कुल कह लें कि एक रॉ पर्सन के तौर पे एंटर हो रहे हैं, आपने कंपनी के बिजनेस को तो एनालाइज कर लिया, लेकिन आपने कंपनी के टेक्निकल्स और कंपनी के जो स्टॉक मार्केट का मार्केट सेंटीमेंट है, अगर आपने उसको इग्नोर किया है, तो अब ये भी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, चांसेस हैं कि वो स्टॉक जो है दोबारा उस प्राइस पे ना आए जहाँ पर आप एंटर होना चाहते हैं। तो इसका मतलब भी ये
भी नहीं है कि आप उसी प्राइस का वेट करेंगे कि उस प्राइस पे आए, तो अब आपका वो स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म स्टॉक नहीं, आपका स्विंग स्टॉक बन जाएगा। तो अपने डिसीजंस को बहुत क्लियरली आपको रजिस्टर करना होगा। आपको देखना होगा कि किन स्टॉक्स को आप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, किन को आप स्विंग के लिए खरीद रहे हैं, और किन को आप जो है वो किसी और पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। अब इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप सेम कंपनी के स्टॉक्स भी स्विंग और फंडामेंटल जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए ले सकते हैं। अब उसमें आप डिसाइड कर लें कि इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स जो हैं ये मैंने स्विंग के लिए लिए हुए हैं और इनको मैंने इतने % प्रॉफिट के ऊपर जो है जब आ जाएगा तो मैंने निकाला है। एक बिगिनर अप्रोच ये लेकर आप चल सकते हैं ताकि आप अपनी जो इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग है, अपना कैपिटल है, वो भी निकाल सकें और आप इस तरीके से जो आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो भी डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस सब में जब आपने इन स्टॉक्स को किया, इनकी सिलेक्शन की, तो आपने इसमें अच्छा काम क्या किया। आपने फंडामेंटल्स की बेसिस पर स्टॉक अब जो है अडॉप्ट किए, ये सबसे बेहतर चीज़ है। आपने किसी रूमर या किसी टिप के ऊपर स्टॉक नहीं खरीदा। ऐसा नहीं किया कि कोई स्टॉक अपनी जो है टॉप पोजीशन पे था और आपने देखा कि तो बहुत ऊपर चला गया इसलिए बाय नहीं किया आपने, क्योंकि उस पॉइंट पर अगर वो बहुत ऊपर है, ऑलरेडी हाई पर है, तो उसने ऑब्वियसली नीचे की साइड पर भी आना होगा। चाहे वो बेशक अच्छा स्टॉक ही क्यों ना हो, उसने फिर भी कहीं ना कहीं साइडवेज में मूव करना होगा। डाउन की साइड पर जो गैप्स आए होंगे उनको फिल करना होगा। अब आपने जब एक रूमर की बेस पे नहीं लिया स्टॉक को, किसी टिप की बेस पे नहीं लिया, आपने फंडामेंटल की बेस पे लिया, आपने बिजनेस ओनर की तरह सोच कर उसके अंदर इन्वेस्ट किया है, तो ये अप्रोच जो है वो आपको ट्रेडर से बिल्कुल डिफरेंट होती है और ये आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के करीब ले जाती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब आपका 10% प्रॉफिट पर सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिगिनर इसमें यह सोचता है कि 10% मिल रहा है तो चलें प्रॉफिट लॉक कर लेना चाहिए, जबकि इन्वेस्टर ये सोचता है क्या कंपनी का बिजनेस अभी भी स्ट्रांग है, क्या फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जो होती है उसमें जो प्राइस होती है आपकी, वहाँ वो मायने नहीं। जो बेसिकली आप ये देख लें कि जो फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, उसमें प्राइस ऊपर जाना सेल सिग्नल नहीं होता है। वहाँ सेल सिग्नल तब होता है जब आपका बिजनेस वीक होना शुरू हो जाए। यानी आप एक कंपनी के जो 10% का प्रॉफिट है वो तब लेते हैं जब आपको पता चल रहा हो कि अब इस कंपनी के ये अगले कुछ मंथ्स जो हैं वो वीक होंगे, क्योंकि ये उसका सेल्स का टाइम नहीं है। अगर एक आइसक्रीम कंपनी है तो आपको पता है कि सर्दियों में वो शायद उस तरीके से वर्क ना करे जिस तरह वो गर्मियों में वर्क करेगी, तो आप उसको अपने स्विंग स्टॉक का हिस्सा रख सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है किसी कपड़ों की कंपनी को अगर इस लिहाज से देख रहे हैं या किसी और कंपनी को किसी सर्कुलर डेप्थ के अंडर इस तरह की कंडीशंस में देख रहे हैं, तो आप उस तरीके की अप्रोच लेकर तब चल सकते हैं। अब यहाँ ये देखते हैं कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल क्या है। प्राइस नहीं, फंडामेंटल्स डिसाइड करते हैं। आपके इन सवालों को आपने खुद पूछना है। अब वो सवाल क्या हैं जिनके थ्रू आप जो है इन्वेस्टमेंट के इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। क्या अर्निंग्स जो हैं वो ग्रो हो रही हैं कंपनी की, क्या कंपनी जो है अपना प्लान एग्जीक्यूट कर रही है, क्या सेक्टर जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है या नहीं है, क्या ये कंपनी जो है वो अच्छे तरीके से अपनी तमाम चीज़ों को पॉजिटिव गाइडेंस के थ्रू लेकर चल रही है या नहीं लेकर चल रही है। अगर इसके तमाम सवालात आपके पास यस हैं तो 10% पर सेल करना अक्सर गलती होता है, क्योंकि इस स्टॉक ने आपको 20, 30, 40, 50 इवन बहुत सारी कंपनीज जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जब वो डे आपका जो एयर क्लोज करते हैं तो 145%, 135% अभी आपने जब एयर क्लोज हुआ उनमें बहुत सारे जो ब्रोकरेज कंपनीज होंगी उन्होंने अपनी रिजल्ट्स अनाउंस किए होंगे कि हमने इन स्टॉक से 100%, 140% का हमने से प्रॉफिट लिया, 130% प्रॉफिट लिया। वो उन्होंने कैसे लिया? वो उन्होंने ऐसे ही लिया कि उन्होंने उन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म होल्ड किया, उसके अंदर जब टाइम आया तब प्रॉफिट टेकिंग भी की, बट पूरा स्टॉक नहीं बेचा। उन्होंने कुछ परसेंटेज के साथ प्रॉफिट टेकिंग की और मेजॉरिटी स्टेक जो है उसको होल्ड किया। तो इस अप्रोच को लेकर आप आगे चलते हैं। अब इसमें जो नो वाला सीन है वो तब है कि आप जब ये देखते हैं कि आपकी जो तमाम सवालात हैं, यानी आपकी जो अर्निंग्स हैं कंपनी की, अगर वो ग्रो नहीं कर रही हैं, अगर उसके हवाले से मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव नहीं है, अगर सेक्टर में वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही,
सेक्टर में वो एवरेज टाइप की कंपनी है, या फिर उसकी जो एग्जीक्यूशन प्लान्स हैं वो सही तौर पे वर्क नहीं कर रहे हैं, तब आपको उस कंपनी को उस प्रॉफिट टेकिंग को लेकर उसको वहाँ पर ड्रॉप कर देना चाहिए और फिर उसको दोबारा से स्क्रीनिंग से गुजारना चाहिए, उसको दोबारा अपने स्टॉक्स का हिस्सा बनाने से पहले। अब 10% का मतलब क्या है यहाँ पर ये समझते हैं। 10% का मतलब होता है कि मार्केट ने जो वैल्यू है वो पहचान ली है, इंस्टीट्यूशंस जो है वो अपना इंटरेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक के अंदर, स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड से फेयर वैल्यू की तरफ जा रहा है। तो ये तमाम मतलब इसका इस स्टॉक के इस प्राइस के राइज होने के मकसद को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टॉक्स जो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग हो वो 10% के जब प्रॉफिटिंग पर पहुंचते हैं तो वहाँ रुकते नहीं हैं, बल्कि यहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हो रही होती है और वो अपसाइड रैली की तरफ मूव करते हैं और बहुत बार वो हायर हाइज बनाते हैं इस पॉइंट पर। अब अगर हम ये देखें कि हमें हिस्ट्री इसके बारे में क्या बताती है, तो जो लॉन्ग टर्म स्टॉक होती है या आप कह लें कि जब आप अपनी वेल्थ के बारे में बात करें अगर, कि जो लॉन्ग टर्म वेल्थ का पैटर्न है अक्सर वो ये होता है कि पहला साल जो है वो आप 10 से 20% के ऊपर होते हैं, दूसरे साल में आप तकरीबन 30 से 50% के प्रॉफिट पे, और थर्ड ईयर में आप 100% के प्रॉफिट से भी ऊपर मूव कर जाते हैं। अब आप ये जिन कंपनीज के जिन ब्रोकर्स के ये रिजल्ट्स देख रहे होंगे 145%, 135, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि वो उन स्टॉक्स को 3 साल, 5 साल, 10 साल से होल्ड करते आ रहे हैं, इसलिए उनके प्रॉफिट्स भी उस तरीके से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर एक बात ये भी हमें देखनी है कि एक इंस्टीट्यूशन जब बाइंग करता है, एक म्यूचुअल फंड जब बाइंग करता है और एक रिटेल इन्वेस्टर जब बाइंग करता है, उसमें भी बहुत फ़र्क होता है। जो म्यूचुअल फंड है उसकी अमाउंट भी ज़्यादा है, जो इंस्टीट्यूशन है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बाइंग से जो पूरा का पूरा स्टॉक है उसके अंदर एक हैवी मूवमेंट नज़र आती है। अगर एक इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड कोई स्टॉक बेचेगा तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है आपको नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से उस मतलब कह लें कि उसकी जो प्राइस है वो डाउन साइड पर आना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर इसी तरह से वो किसी स्टॉक को बाय करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो प्राइस है वो 10, 20, 30, 40% तक ऊपर चली जाती है फौरी तौर पर। ये जो पूरा मेथड है 10 से 20% से लेकर 100% तक प्रॉफिट का, ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये तब वर्क करता है इन्वेस्टर के लिए जब वो 10% पर सेल नहीं करता है, बल्कि ये उन इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा जिसने 10% पर सेल कर दिया है, बल्कि ये उनके लिए वर्क करता है जो 100% प्रॉफिट चाहते हैं, जो कंपाउंडिंग के मैजिक के साथ वर्क कर रहे हैं। और इसमें हमने बात की थी कि कंपाउंडिंग आप SIP मेथड में भी लेके चल सकते हैं, आप ड्रिप मेथड के थ्रू भी जो है कंपाउंडिंग करते हैं। इन दोनों से फ़ायदा ये होता है कि 3-4 साल के बाद आप जो है डिविडेंड भी इंजॉय कर रहे होते हैं और कैपिटल गेन भी। अब अगर हम यहाँ देखें कि होल्ड या सेल का डिसीजन आप किस तरीके से मेक कर सकते हैं, तो अगर अर्निंग स्ट्रॉन्ग है, जो डेट है वो कंट्रोल है, मैनेजमेंट क्रेडिबल है, तो आप उसमें होल्ड करेंगे स्टॉक को। अगर अर्निंग्स गिर गई हैं, अगर बिजनेस जो है मॉडल जो है वो ख़राब हो रहा है, उसकी अच्छी बिजनेस की वर्किंग नहीं आ रही है, कोई नेचुरल इस तरह की मसाइल आए हैं जिसकी वजह से भी आपको बिजनेस के अंदर कुछ अरसे के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ डिमेरिट्स नज़र आते हों, तब भी आपको उसको एक नए नज़रिए से देखना होगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि बिज़नेस जो है मॉडल अगर ख़राब हो गया है, तब आप उसको सेल करते हैं। अगर आपने सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन लेना है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो आपकी काइंड ऑफ गैम्बलिंग बन जाती है। तो आपको इन चीज़ों को इस तरीके से समझना होगा और इस तरीके से इन सवालों को खुद से अपने पर्टिकुलर स्टॉक के लिए पूछकर उसमें फिर आप जो है अपना डिसीजन मेक कर सकते हैं। अब अगर आप ये देखें क्या 10% के बाद और बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बिगिनर्स यही सोचते हैं कि अब ये महंगा हो गया है। इन्वेस्टर सोचता है क्या फ्यूचर ग्रोथ, अगेन सारी बात कहाँ पर चली जाएगी, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे चली जाएगी, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे चली जाएगी कि क्या उसकी कोई ऐसी मीटिंग अनाउंस हुई है, कोई न्यूज़ आई है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, किस वजह से ये चीज़ हो रही है। अगर स्टॉक जो है कोई ऐसी फ्यूचर अर्निंग्स शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अब भी इस 10% के प्रॉफिट पर भी इस प्राइस रेस के बावजूद वो अंडर वैल्यूड है और उसको बाय कर लेना चाहिए। अगर कंपनी की जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और जो वैल्यूएशन है वो रीज़नेबल है तो बाय करना गलत नहीं होता। अब कब जो है बाय करना आपका सही डिसीजन हो सकता है, अच्छा आइडिया हो सकता है। आप
और बाय कर सकते हैं अगर अर्निंग ग्रोथ जो है वो क्लियरली नज़र आ रही हो, सेक्टर पॉजिटिव हो, स्टॉक हेल्दी वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा हो। इसे आप जो है ना ये भी कह सकते हैं कि आप अपने स्ट्रेंथ के ऊपर जो है ना मज़ीद ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इन्वेस्टर्स, वो इसी तरह की पोजीशन बिल्ड करते हैं और इसी वजह से उनके पोर्टफोलियोज आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कब बाय और नहीं करना चाहिए, यानी आपने मज़ीद कब नहीं ख़रीदना। तो अगर प्राइस जो है वो सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से हाइप में भागी थी, यानी कि पर्टिकुलर सिर्फ एक सेंटिमेंट हिला और उसकी वजह से हुआ, तो इसका मतलब है स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है अपनी अर्निंग्स के मुकाबले में। और अगर अर्निंग्स के मुकाबले में स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसने डाउन साइड पर आना ही है, तब आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तब आप जो है इसी तरह से जो वैल्यूएशन है अगर बहुत ज़्यादा लग गई है, और तब भी आप कर सकते हैं वॉल्यूम अगर ड्राइंग अप हो रहा है, यानी वॉल्यूम यानी ख़रीदने वाले और बेचने वालों के दरमियान आपको ह्यूज डिफरेंस नज़र आने लगा है, तब भी आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर जो आपकी ओवरऑल मार्केट है वो वीक हो रही है, तब भी आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लें और आप इसमें उस टाइम पर ब्लाइंडली जो है ना वो ऐड ना करें। ये एक रिस्की फेज़ हो सकता है। अब बिगिनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर किस तरीके से वर्क करेगी? सबसे बैलेंस्ड अप्रोच ये होती है कि जो शेयर्स हैं उन्हें होल्ड करें, डिप पे कंसोलिडेशन पर थोड़ा और ऐड कर लें, वर्टिकल रैली जो है वो चेज़ ना करें। इससे जो रिस्क भी है कंट्रोल रहता है और ग्रोथ भी आपको मिलती रहती है। क्या एक साल होल्ड करने का कोई फ़ायदा होगा या नहीं, अब ये देखते हैं। अक्सर हाँ, अगर फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो तो। अब इसमें क्या इसके पीछे रियलिटी है और रीजंस है, उसको देखते हैं। अर्निंग्स को रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाय करते हैं। बिजनेस ग्रोथ जो है वो शॉर्ट टर्म में नहीं दिखती है, इसलिए फंडामेंटल इन्वेस्टिंग जो है वो टाइमली रिवॉर्ड करती है, स्पीड नहीं करती है इसके अंदर। अब अगर हम ये देखें कि एक साल के रिटर्न्स की रियलिटीज़ किस तरीके से वर्क करती हैं, तो स्ट्रॉन्ग कंपनीज के लिए 15 से 25% नॉर्मल होता है कि वो आपको अपसाइड ट्रेंड पर लेके जाएं। 30 से 50% वो जो बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं, और 100% एक्सेप्शनल होते हैं। पहले साल के अंदर हम बात कर रहे हैं जब कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आ गई हो कंपनी की, तब ऐसा होता है। 20% जो एनुअल है वो रिटर्न जो है वो आपके इन्फ्लेशन को भी और आपके बैंक से भी ज़्यादा बेहतर आपको मिल जाता है एट दी एंड। अब अगर जल्दी सेल करना है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, वो क्यों आपके लिए डेंजरस हो सकता है, इस बात को देखते हैं। अगर आपने 10% पर सेल किया तो आपको ये तो होगा कि चलें, मैंने इमोशनली अभी इस टाइम पर आपको जिस पॉइंट पे आपने सेल किया ओके ओके गुड, मैंने कुछ अर्निंग्स बना ली हैं और मैंने इसके अंदर से अपनी कुछ कह लें कि प्रॉफिट टेकिंग कर ली है। अब स्टॉक ये मानकर चल रहे हैं हम कि स्टॉक अब एक अच्छा स्टॉक है। अब लेकिन कंपाउंडिंग जो है वो यहाँ पर आपकी डेड हो गई है। वही स्टॉक जो आगे चलकर आपने अगर महंगा भी खरीदा था, जिसको आप एवरेज कर सकते थे और आपको 10 की बजाय आपको 30% 20% का प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि वो स्टॉक फंडामेंटली गुड था, अब आपको वो नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप उसके लिए रेडी हैं, आपकी ज़रूरत थी, आपका गोल था कि मैंने इतने परसेंट पे स्टॉक को बेचना है ताकि मैं अपनी इस पर्टिकुलर ज़रूरत को, मैं अपने इस महीने के बिल को पे कर सकूं, मैं इस महीने इस चीज़ को ख़रीद सकूं, अगर आपने उस पर्पज़ के लिए किया था तो उसमें कोई गिल्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना एक गोल सेट किया था। और इंसान अपनी जो भी अर्निंग्स होती हैं, जो भी उसके गोल्स होते हैं, उनके लिए ही इन चीज़ों को सेव कर रहा होता है। और अगर आपने अपने किसी गोल को अचीव किया है उस अर्निंग के थ्रू, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, फिर आप उसको अगेन अपनी इन्वेस्टमेंट को एक नई तरीके से शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि इस तरह के फेज़ में जब आप अर्ली मंथ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करते हैं, तो फिर आप लेटर ईयर्स में बिगेस्ट प्रॉफिट्स के साथ वो जो एक कैलकुलेशन है उसको लेकर नहीं चलते। यानी आप फिर ये ना सोचें कि मैंने अगर ये स्टॉक 10% पे ना बेचा होता तो आज मैं इससे 80% का प्रॉफिट ले रहा होता 3 साल बाद। तो ये चीज़ें फिर आप नहीं सोचेंगे। आपने जिस टाइम पे बेचा, आपने उसको एंजॉय किया है, दैट्स गुड, और फिर अब आप एक नई जर्नी के साथ उसको स्टार्ट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि कब सेल करना ज़रूरी है। सेल तब करना चाहिए जब अर्निंग्स गिरने लग जाए कंपनी की,
उसके लोन जो हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं, जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन होते हैं, डेट अचानक से बढ़ जाए, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उस पर ट्रस्ट ख़त्म हो जाए, वैल्यूएशन एक्सट्रीम हो जाए। अब ये सारी चीज़ें आप कहेंगे कि वैल्यूएशन का या वैल्यूएशन वगैरह तो सारी आपको उनकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाती हैं जो वो अनाउंस करते हैं। और मैनेजमेंट के बारे में आपको बहुत सारी न्यूज़ आपको अखबारात से मिल जाती हैं, न्यूज़ चैनल से मिल जाती हैं, कंपनी के पोर्टफोलियो से मिल जाती हैं। तो सेल का डिसीजन हमेशा जो है वो लॉजिक से होना चाहिए, इमोशनल होकर नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी गलतियां जो हम कर सकते हैं वो क्या होंगी? एक तो ये कि विनर्स को जल्दी बेचना, यानी ऐसे स्टॉक्स जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं उनको जल्दी बेच देना, और जो स्टॉक्स जो हैं आपको नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं उनको, या वो अभी बढ़ ही नहीं रहे, उनको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखना, ये एक हमारी गलती हो सकती है। फिर इसी तरह अगर हम अपने जो बुक स्मॉल प्रॉफिट्स हैं उनको रिपीटेडली बुक कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें ये भूल जाते हैं कि ब्रोकरेज भी कट रहा है, ओवर ट्रेडिंग हो रही है, आपके एसएसटी चार्जेस कट रहे हैं, लिवाइस चार्जेस कट रहे हैं, इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स कट रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को भी आपको सोच कर चलना होगा कि इसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है वो एवरेज रिटर्न जो मिल सकता है वो उससे रह जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल भी देख लेते हैं जो सिंपल से हैं। वो क्या हैं? वो ये हैं कि लॉस जल्दी कर लें, प्रॉफिट को वक्त दे दें। तो अब इसका क्या मतलब है कि यानी 10% का जो प्रॉफिट सिग्नल है वो नहीं होता आपका, यानी ये जो 10% है वो कोई प्रॉफिट सिग्नल नहीं है, वो आपके कंफर्मेशन है कि आपने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, कि ये इतना अपसाइड की तरफ मूव किया। बिजनेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेशेंस रख लें, लॉन्ग टर्म में वो आपको बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है। अच्छी कंपनीज को वक्त दें, पैसा खुद बनेगा इसके अंदर। और ऐसे स्टॉक्स जो आप अगर जानना चाहते हैं कि वो कहाँ हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करें, फिर हम उनकी भी एग्जांपल्स को फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे। और बाकी यह है कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन ये एक लाइफ का पैटर्न है जो स्टॉक मार्केट जिस तरीके से वर्क कर रही होती है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।